अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोठाबाद के हवाले से। तो गोठाबाद, गोठ किसे कहते हैं? गोठ कहते हैं विलेज को। विलेज एक छोटी इकाई होती है। किसी भी शहर के लेवल से जब आप नीचे जाते हैं, टाउन तहसील से नीचे आप चले जाएँ तो एक छोटा सा गांव बनता है। ये विलेज है। पंजाब में इसको विलेज कहा जाता है, कराची में सिंधी ज़ुबान के अंदर इसको हम गोठ कहते हैं। तो ये जो गोठाबाद है ये बेसिकली एक अथॉरिटी है जिसके पास लैंड देने का इख्तियार है। ये क्या है, ये क्यों है और आजकल मतलब आज इस पे क्या होने वाला है अगले चंद दिनों के अंदर, और माजी में इस पे क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में ये पूरी वीडियो है। आप ये पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो और कुछ चीज़ें आपको समझ आएँ कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। तो जब भी आप ज़मीन पे इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आपके नॉलेज में ये होना चाहिए कि ज़मीन को एक्चुअली कंट्रोल कौन करता है। सो जो पहली बॉडी है जो पूरे ज़मीन को देख रही होती है वो होती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है जी। अब ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या चीज़ है ये थोड़ा सा हम देख लेंगे। उसके बाद ये गोठाबाद पे बात करेंगे कि कौन सी न्यूज़ है जिस पे अभी बात हो रही है। ज़मीन का मसला पाकिस्तान के अंदर, मैं अक्सर वीडियोस में ये बात करता हूँ कि असल मसला ही ज़मीन का है। कर्ज़े उतारने से लेके बड़े बड़े इदारों की जो मोनोपली है, बड़े बड़े लोगों की, जागीरदारों की जो मोनोपली है वो एक्चुअली ज़मीन की बेसिस के ऊपर है। सो इसके मसले को अगर पाकिस्तान में सुलझा लिया जाए रिफॉर्म्स के ज़रिए से तो आपके बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं, ताकत का बैलेंस हो सकता है और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। वो 1 करोड़ इंसान जो बगैर छतों के रह रहे हैं उनके लिए छत मिल सकती है। मुझे याद है अमानुल्लाह एक पंजाबी के स्टेज एक्टर थे। एक ड्रामे के अंदर उन्होंने एक जुमला बोला, बहुत अच्छा जुमला, इमोशनल होकर उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि कहा जाता है कि ये ज़मीन जो है वो अल्लाह की है। अगर अल्लाह की ज़मीन है तो दें सबको 5-5 मरले, क्यों मर रहे हैं आप? एक्चुअली ज़मीन अल्लाह की नहीं है। ज़मीन तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की है, ज़मीन तो केडीए की है, ज़मीन तो एमडीए की है, रेलवे की है, कैंटोनमेंट्स की है, डीएचए की है। ज़मीन तो के ऊपर तो किसी न किसी की छाप लगी हुई है। और ये ज़मीन अल्लाह की है, ये तो सिर्फ पढ़ाने के लिए या बताने के लिए किताबों में लिख दिया जाता है, वरना तो आप खड़े भी नहीं हो सकते ज़मीन पर जाके, एक गरीब आदमी जिसके पास चीज़ें नहीं। अभी जो गोठाबाद की न्यूज़ है आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लास्ट वीक के अंदर ये खबर आई थी। इसमें ये जो हमारी जो सूबाई हुकूमत है उन्होंने एक मीटिंग कॉल की हुई है। आज वो मीटिंग होगी जिसके अंदर ये जो जितने भी गोठ हैं इनको रेगुलराइज़ करने के बारे में जिक्र हो रहा है। आप ये देख रहे हैं उसके ऊपर तमाम जो इससे कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, लोग हैं, वो इस पर आ रहे हैं। फिर उसके बाद अखबार में खबर लगी थी कि जी सिंध हुकूमत ने कराची के तमाम गोठों को रेगुलराइज़ करने का फ़ैसला कर लिया है। तो ये गोठ क्या हैं? छोटे से गाँव हैं, बहुत एंशिएंट भी होते हैं, मतलब बिफोर पार्टीशन ये बने हुए हैं, बल्कि शायद अंग्रेज़ के बदर सगीर में आने से पहले के भी गोठ मौजूद हैं। कई कई सदियों से ये गोठ मौजूद हैं। जद्दी पुश्ती लोग यहाँ रह रहे हैं, नस्ल दर नस्ल यहाँ रह रहे हैं, लेकिन अब ऑब्वियसली उनके पास कोई कागज़ ही नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है। अंग्रेज़ ने सर्वे करवाया, उससे पहले की नस्लें भी यहाँ पे आबाद थी, उन्होंने वो करवाया, नहीं हुए सर्वे उसके मतलब उनके पास कोई कागज़ मिला उनको या नहीं मिला, लेकिन बहरहाल वो रह रहे हैं वहाँ पे और ये बहुत सीरियस मैटर है। सो खैर पहली चीज़ ये है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिस तरह आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान की लैंड होती है, उसकी जो माँ है, जो अथॉरिटी, जो एजेंसी, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। 1957 का इसका एक्ट है जिसके तहत ये काम कर रहा है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो एक्ट इम्प्लीमेंट था वो 1970 में हुआ था। बेसिकली 4-5 अहम काम है जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है, और ये तमाम अथॉरिटीज़ जो जैसे केडीए है या एमडीए है या लाहौर की या कहीं भी अथॉरिटीज़ जो भी होती हैं, वो अपने सूबे की लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वो जवाबदेह होते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। तो यहाँ पे इनके बेसिक काम क्या है? पहला काम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ये होता है सर कि उसने स्टेट लैंड मैनेज करनी होती है। स्टेट लैंड जिसे आप ना क्लास लैंड भी कहते हैं, जो गवर्नमेंट की ज़मीन होती है, इसकी जो पूरी मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास होती है। ये पहला काम है उसका। दूसरा काम कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, उसने लैंड के ऊपर जो पैसा है, जो मालियात का जो निज़ाम है पूरा, वो उसने मैनेज करना है। उसने उस पर टैक्सेस लेने हैं, उसने उसके ऊपर ड्यूटीज़ लेनी है, लोगों से वसूली करनी है। ये तमाम काम जो है वो रेवेन्यू के पास, मालियात के डिपार्टमेंट के पास आता है। उसके बाद रेवेन्यू का जो रिकॉर्ड है उसको मैनेज करना है। उस तमाम रिकॉर्ड की जितनी मैनेजमेंट होगी, उसकी आर्काइविंग बनेगी, उसको लेके चला जाएगा। वो एक ज़माने में लट्ठा होता था, एक ज़माने में कुछ और होता था, अब उसको डिजिटलाइज़ किया जाएगा। वो तमाम रिकॉर्ड जो मैनेज होगा वो सब का सब जो है वो हमारा ये डिपार्टमेंट करेगा, जैसे हम रेवेन्यू बोर्ड के नाम से जानते हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। चौथा काम इनका ये है कि जी ये लोग वो मैटर्स देखेंगे कबूली ज़मीन के और नाकबूली ज़मीन के, ये क्या होता है, इस पर हम एक डिटेल से वीडियो करेंगे, वो भी आप देखिएगा। और फिर वो तमाम मसाइल जो अपील्स में लोग जाते हैं या इशूज़ बनते हैं, ये चीज़ें भी रेवेन्यू बोर्ड के पास जाती हैं। 8 के करीब इसमें मेंबर्स होते हैं।
सीनियर मेंबर बोर्ड रेवेन्यू या रिलीफ कमिश्नर कह लीजिए, चीफ लैंड कमिश्नर हैं, वो इसमें शामिल है। फिर उसके बाद इसमें रजिस्ट्रेशन एक मेंबर होता है जो मेंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी जो होती है, और एवैक्यू प्रॉपर्टी यानी कि जो मतलूका अमलाक की प्रॉपर्टी थी उसको वो देखते हैं। फिर उसके बाद लैंड यूटिलाइजेशन के लोग हैं, एक मेंबर होगा। फिर एक मेंबर आएगा गोठाबाद का, ये एक चौथे नंबर पे जो साहब होते हैं ये गोठाबाद की ज़मीन को देखते हैं। ये 19 लेट 80s के अंदर ये चीज़ डाली गई थी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर कि गोट जो बने हुए हैं जो इनको भी रेगुलराइज़ किया जाए, इनको थोड़ा सा डाटा इकट्ठा किया जाए, इस पर काम किया जाए इसके, ताकि ये डेटा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब भी कोई इंसान रहता है किसी मुल्क में, शहर में या किसी छोटे यूनिट के अंदर, तो ऑब्वियसली उसने खाना पीना है, उसने रहना है, उसने वहाँ पे ट्रैवल करना है, उसको वहाँ पे वसाइल चाहिए, उसको सड़क चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको गैस चाहिए। अगर हुकूमत के पास ये तमाम डेटा आएगा तो वो उसके मुताबिक ही उसके ऊपर प्लानिंग कर सकेंगे और वो डेटा ऊपर तक जाएगा और तमाम महकमे जो हैं वो सिंक होकर उसके ऊपर काम कर सकेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है कि जो इस तरह की जितनी चीज़ें हैं उनके डेटा अवेलेबल नहीं है। तो इसके बाद रिफॉर्म्स के एक मेंबर होते हैं इसके अंदर जो स्पेशल सेल उसको देखते हैं। नीचे उसके बाद 3 जुडिशल 1, 2, 3 के 3 मेंबर्स और इसमें ऐड होते हैं। तालुका लेवल के ऊपर हम ये ज़मीन जो होती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, ये बेसिकली DCO साहब इसको देख रहे होते हैं, DC साहब देखते हैं और एक मुख्तियारकार होते हैं, एक दो उनके साथ लिंक होते हैं स्टेट के और दूसरे वो उसको उनको असिस्ट कर रहे होते हैं उनको। तो ऑब्वियसली जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जितनी गेम होती है वो वहीं से शुरू होती है, इन्हीं लोगों से। अब गोठाबाद की जो सिनेरियो है ये, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि 1987 के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया, इस एक्ट को गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसको लेकर आई। क्यों किया गया, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? ऑब्वियसली हम जो ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे बहुत नेक होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम काम शुरू करते हैं, लेकिन वो इस अंदाज से होते हैं कि लोगों को वो कहा जाता है कि आप लोगों को जहन्नम में जाने की तस्वीर भी ऐसे दिखाएं कि उसका किराया भी वो अपनी जेब से भरें। सो ये जो जितनी भी अथॉरिटीज़ बनती हैं या ये लोगों के सामने जब चीज़ें आती हैं तो उनको इस अंदाज से उनको मशहूर किया जाता है, उनको इस अंदाज से उससे मुतासर किया जाता है कि वो बेचारे उसके जाल में फंसते चले जाते हैं। बेसिक जो इसका ऑब्जेक्टिव था इन अथॉरिटीज़ को, इसको गोठाबाद को बनाने का, वो ये था, पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जी हम लोग इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स करेंगे विलेजेस की, इसको रेगुलराइज किया जाएगा, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ताकि यहाँ पे अच्छे वसाइल की, रिसोर्सेज की प्लानिंग हो सके इन सब के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि वो लोग जिनके पास शेल्टर नहीं है, छत नहीं है उनके पास, उनको छत मुहैया की जाएगी। वो कैसे की जाएगी मैं आपको बताता हूँ उसके ऊपर। ये वो लोग हैं जो बेचारे गुर्बत की लकीर से नीचे होते हैं, उनके लिए हम ये गोठाबाद के अंदर इस चीज़ को लेके आएंगे और ये रूरल एरियाज़ में बनेगा। रूरल एरिया से मुराद ये है कि ये जो अर्बनाइजेशन की हद है, यानी जो बड़े शहर आपके बने हुए हैं उनसे बाहर इसको बनाया जाएगा। फिर ये है कि ऑनरशिप ऑफ लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी लोगों को, ताकि वो लोग जो बेचारे उनके पास पहले ही घर नहीं है, वो एक झुग्गियों में रह रहे हैं, झोंपड़ियों में रह रहे हैं, उन लोगों को एटलीस्ट वो एक कमरा वहाँ बना सकें, वो रहें। ये 3 मैंने आपको इसके मेन ऑब्जेक्टिव इसके बताए। तो आपको पता ये चलता है कि बेसिकली ये फ्री है। गोठाबाद पे याद रखिएगा ये लैंड फ्री होती है, गवर्नमेंट जो है वो आपको फ्री देती है आवाम को ये ज़मीन, ये पहली चीज़ याद रखिएगा। दूसरी चीज़ ये होती है इसके अंदर कि आप ये इसको ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते, ये लीज़ नहीं होती आपके नाम पे, आपको मिलती है, एक सनद मिलती है आपको, सनद के नाम पे आप इस ज़मीन के ऑनरशिप राइट्स आपके पास होते हैं, जब तक हुकूमत चाहेगी आपको मिल जाएगी, लेकिन आप इसको आगे रीसेल नहीं कर सकते, आप इसको आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, किसी और को बेच नहीं सकते, किसी और से पैसे नहीं ले सकते इसके ऊपर। ये नॉट फॉर सेल लैंड होती है। जितना भी काम गोठाबाद की बाइंग और सेल के अंदर चलता है पूरे कराची के अंदर, आई एम श्योर कि बाकी जो पूरा पाकिस्तान है वहाँ पर भी ये काम हो रहे होंगे, तमाम बड़े शहरों के अंदर चूँकि गोठ होते हैं, विलेजेस होते हैं, तो ये काम इल्लीगल है उस लैंड पे काम करना, ना ये ट्रांसफ़र होगी ना ये कुछ होगा। अब याद लोग करते क्या हैं, वो ये करते हैं कि वो इसके ऊपर सनद के ऊपर पावर बना लेते हैं, फिर उस पावर के ऊपर एक और सब पावर बना लेंगे, उन्हीं चीज़ों को बैंक भी एक्सेप्ट करने लग गया है। अब तो ये सुनने में आता है कि उस पर आपको बैंक लोन भी मिल जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के खाते में, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर ये जिस बंदे को ये दी गई है सनद, ये हमेशा उसके नाम पे रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। सो अब ये क्या होता है जी इसके ऊपर कि ये सब हो क्यों रहा था, ये रेगुलराइज क्यों करने जाती है गवर्नमेंट इसको। आपको याद होगा एक मर्डर हुआ था आज से कोई
8-9 साल पहले औरंगी पायलट प्रोजेक्ट था, परवीन रहमान जो उनकी डायरेक्टर थी, उनका मर्डर हुआ था। वो भी यही ज़मीन के मसाइल थे कि वो उस प्रोजेक्ट के तहत मैपिंग कर रही थी पूरे लैंड की, जिसमें नाले भी आ रहे थे, जिसमें जो मुख्तलिफ बड़े बड़े डेवलपर्स और इदारे उसमें इंक्रोचमेंट्स कर रहे हैं, सोसाइटीज़ बन गई थी, वो तमाम उसके अंदर शामिल हो रही थी। फिर बहुत से गाँव थे जो एजिस से वहाँ बैठे हुए थे, उन गाँव की भी लैंड के ऊपर जो है वो दूसरे लोगों ने उस पर कब्जे कर लिए। वो उसको मैप करना चाह रही थी कि ये जितनी भी रियल स्टेट है, जितने भी ये गोट हैं, मैं इनको एटलीस्ट एक मैपिंग की शक्ल में ले आऊँ ताकि ये एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए, जिस पे फिर उनके साथ भी जो हुआ वो हम सब जानते हैं कि वो आज मासी का एक हिस्सा बन गई। फरवरी 2022 के अंदर लास्ट ईयर एक केस चला था सिंध हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें जज साहब जो थे, टू बेंच ये केस बना था, जिसमें डिप्टी कमिश्नर जो थे मलीर के, उनको बुलाया गया था, मुख्तियार कार थे, उनको बुलाया गया था, और जज जो थे उसके वो थे जी सैयद हसन नज़र रिजवी साहब। और उन्होंने यही रिमार्क्स दिए थे उस केस के अंदर कि ये जो आप लोग गोट पे, कोई नॉर्दर्न बाईपास पे गोट का केस था, जिस पर जज ने कहा था कि भाई गोट तो शुरू से मौजूद है, पाकिस्तान बनने से पहले के गोट मौजूद हैं, लेकिन आप नए गोट कैसे बना सकते हैं? नए गोट तो अलाउ ही नहीं है इस अंदाज से देने जिस तरह से आप लोग इसको रेगुलाइज कर रहे हैं या उस पर काम कर रहे हैं। सिनेरियो ये है कि भाई जो ज़मीन इस वक्त कराची की मैं सदर की बात कर रहा हूँ, यहाँ से 50-60 किलोमीटर के फासले पे है, यानी DHS सिटी की लैंड सुपर हाईवे के ऊपर, या बहरिया टाउन की लैंड, वो लैंड आप प्राइम लैंड डिक्लेयर कर देते हैं, और वो लैंड जो स्कीम 33 में आती है, जो बिल्कुल यहाँ से ये समझिए कि शायद 40 किलोमीटर पे खड़ी हुई है या 30 किलोमीटर पे है मेन सदर से, वो ज़मीन हम गोठाबाद में रख देते हैं, वहाँ पे गोठाबाद कर लेते हैं। मुख्तलिफ जगहों पे आप पूरा जो आपका नॉर्थ कराची का एरिया है वहाँ पे भी आपको गोट मिलेंगे, आपको वेस्ट में भी मिलेंगे, आपको चारों तरफ ये गोट की एरियाज़ मिलेंगे। ये गोट जो हैं ये क्यों बनाए जाते हैं, कैसे बन जाते हैं? हुकूमत देती है आपको फ्री में ज़मीन वहाँ रहने के लिए, लोगों को, लोग उस ज़मीन को लेके आगे बेच देते हैं, वहाँ पे 3-3 4-4 मंजिला घर बन जाते हैं, वहाँ पोर्शंस बन जाते हैं, वहाँ पे लोग उस ज़मीन पे बिल्डिंग्स बन गई हैं अब तो। और ये हो क्या रहा है? ये हो ये रहा है कि एक्चुअली बैकएंड के ऊपर बहुत से लोग मिले हुए हैं, माफियाज़ हैं, पूरा का पूरा एक सेटअप है जिसकी बेस के ऊपर बाद में उसी ज़मीन को जो शायद फ्री में ली गई है, उसी ज़मीन को अरबों रुपए की ज़मीन डिक्लेयर कर दिया जाता है, और वहाँ पे अपार्टमेंट्स जब आप बनते हैं तो आपको मालूम होगा किसी भी अपार्टमेंट बिल्डिंग की जो फिजिबिलिटी है वो बिलियंस में चली जाती है। तो कितने ही लोग मल्टीपल 18-20 फ्लोर पे जाके वो लोग जब वहाँ रहेंगे, वो पूरी ज़मीन जो है वो शहर की प्राइम लैंड, स्टेट की प्राइम लैंड जो स्टेट ने दी सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए, और वो उसको किस तरह से इस्तेमाल किया गया, उसमें हुकूमती लोग भी शामिल होते हैं। और फिर क्या होता है, ये जो खबर आपके सामने आई है, ये काम एक दफ़ा 2008 में पहले भी हो चुका है कि जितने भी गोट थे कुछ जो उन पर सर्वे हुआ, एंड देन उसके बाद डिक्लेयर कर दिया गया कि जी इनको रेगुलाइज कर देंगे, इनको लीज कर दिया जाएगा, और फिर लोग वहाँ पे वो गोट जो हैं वो रेगुलाइज हो गए। सो अच्छी चीज़ है, लेकिन कोई सिस्टम हमें नज़र नहीं आता इसके अंदर कि जितने भी गोट हैं, अगर इसको कोई भी गोट आबाद करने से पहले अगर उसकी एक प्रॉपर बाउंड्री बन जाए, अंदाज़ा हो कि ये ज़मीन है, ये गवर्नमेंट ने दी है, इतने अरसे के लिए दी है, इसको रेगुलाइज करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन भी डे 1 पे हो सकता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की लैंड जो है, मैंने लास्ट वीक वीडियो में बात की थी कि अभी जिस तरह पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, इन फाइनेंशियल क्राइसिस का जो सबसे बड़ा हल आपके पास मौजूद है वो रियल स्टेट है। रियल स्टेट से हम पाकिस्तान के कर्जे उतार सकते हैं, हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं, हम लोगों की बेरोज़गारी ख़त्म कर सकते हैं, हम बहुत से सेक्टर को इससे मोबिलाइज कर सकते हैं, यहाँ से बहुत बड़े फंड जनरेट किए जा सकते हैं। इस चीज़ को शायद सिर्फ मजाक समझ के या एक नॉन सीरियस तरीके से रियल स्टेट को ट्रीट किया जाता है, जबकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी रीढ़ की हड्डी है। ये आपकी कोई मोर देन 70 इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती है ये ज़मीन जो होती है, और इस ज़मीन को अगर सही तरह से संभाल लिया जाए, ये जितनी स्कीम्स हैं कराची के अंदर मल्टीपल अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं, कोई 14 के करीब जो हैं वो लैंड गिवन अथॉरिटीज़ हैं, लोगों को ज़मीनें देती हैं, और वहाँ पे फिर क्या होता है उनके साथ, किस अंदाज से वहाँ पे काम हो रहा होता है। ये जो गोठाबाद की अभी मीटिंग होगी, इसके बाद इस पे देखा जाएगा कि ये जो गोट हैं, अभी तकरीबन को 2000 गोट कराची में बने हुए हैं इस वक्त, उसमें से कितनों को रेगुलाइज़ किया जाता है, उस रेगुलाइज़ करने के पीछे क्या क्या इंटरेस्ट शामिल है लोगों के, ये भी हमें देखना है कि, और लोग वहाँ पे रहने के बाद अगर किसी को ज़मीन मिलती है उसको किराए पे क्यों देता है, वो उसको आगे बेचता क्यों है, और वो मल्टीपल टाइम बिक कैसे जाती है, वो कौन सा सिस्टम है। मैं इसमें ये भी बोलूँगा कि इसके अंदर जो रियल एस्टेट काम करने वाले लोग मौजूद हैं, जो इसके अंदर ब्रोकर्स होते हैं या जो इसके अंदर डेवलपर्स वहाँ पे काम करने जा रहे हैं, उनको थोड़ा ख्याल करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। ये कम्प्लीटली इलीगल काम है कि आप गोठाबाद में जाके वहाँ की ज़मीन को
आगे फर्दर बेचें, वहाँ पे बाइंग स्टार्ट कर दें, वहाँ पे सेलिंग स्टार्ट कर दें। ये चीज़ किसी भी लिहाज से जो है वो पाकिस्तान के जो आपका कानून है इसका इस चीज़ से जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है उससे कम्प्लीटली अगेंस्ट जाती है। और वो लोग बेचारे जो मासूम फंस जाते हैं, कराची के अंदर 125 गज़ का कोई भी प्लॉट इस वक्त क्लियर ज़मीन के ऊपर आपको 20-25 लाख से कम नहीं मिलेगा। वो एरियाज़ जो कराची से बहुत आगे चले गए, जामशोर डिस्ट्रिक्ट की तरफ जा रहे हैं, M9 की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको इस वक्त जो क्लियर सोसाइटीज़ हैं वो 15 लाख 12 लाख से ऊपर आपको प्लॉट मिलेंगे। ये कैसे मुमकिन है कि आप कराची में बैठे हुए हैं और 3-3 लाख रुपए के आप 125 गज़ के प्लॉट यानी 5 मरले के प्लॉट अब आप समझे मेरे पास मलकियत आ गई है और लोग बहुत खुश हैं कि 3 लाख 4 लाख का मुझे प्लॉट मिल गया है। और फिर चंद महीने के बाद, चंद साल के बाद जब उनकी हकीकत खुलती है कि एक्चुअली मेरे पास तो कागज़ ही नहीं है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स ही मौजूद नहीं है। सो ये थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। बाकी इसके ऊपर मैं आपको एक डिटेल से एक वीडियो करूँगा मज़ीद गोठाबाद के ऊपर कि ये इसके लॉ क्या है और ये चलता किस तरह से पूरा सिस्टम और इसका इम्पैक्ट क्या क्या होता है शहर की पूरी डायनामिक्स के ऊपर। आपने वीडियो पे कोई कमेंट करना हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट कीजिए, कोई मैसेज देना हो तो आप दे सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी।